ऑक्सीजन का नेक्स्ट पार्ट जो है, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि अभी तक ब्लड और प्लाज्मा का क्या रोल है। अ, ऑक- ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ब्लड के थ्रू। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें हीमोग्लोबिन का रोल क्या है। आपको पता होगा कि ब्लड के अंदर मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। एक रेड ब्लड सेल्स के अंदर कई लाख हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। इनका रोल क्या होता है उसमें? जैसे चीजें हम लोग, कोई भी चीज अगर कहीं हम विजिट करने जाते हैं तो किसी म्यूजियम में जाते हैं, तो म्यूजियम हम विजिट करते हैं, फिर उसके अंदर जाते हैं तो उस म्यूजियम में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। उस सेक्शंस में कहीं किसी और की मूर्ति रखी होती है या कहीं किसी और चीज की। जैसे चिड़ियाघर में जाते हैं तो शेर कहीं अलग रखा होता है, बाघ कोई कहीं अलग रखा होता है, पक्षियों का कोना कहीं अलग होता है। इसी तरह इसमें अब जैसे हम लोग एक फैक्ट्री में घुसे और फिर अब उसके चेम्बर के बारे में अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो उसी तरह अब तक हमने पढ़ा कि रेड ब्लड सेल्स से कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है एल्वियोलाई टू टिश्यू, और CO2 का टिश्यू टू एल्वियोलाई कैसे उसका एक्सचेंज होता था। लेकिन अब यहाँ रोल हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में, और ऑक्सीजन कब बाइंड करता है, कब ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, कब CO2 की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रोल ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नेचर इज इसका रेड होता है, जो कलर होता है हीमोग्लोबिन रेड होता है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है इन रेड ब्लड सेल्स, जो आयरन रखता है। इसीलिए आप देखे होंगे कि एनीमिया होता है तो इसकी मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि पालक खाइए आप, उसमें आयरन पाया जाता है। फंक्शन इसका क्या होता है कि यह बाइंड ऑक्सीजन रिवर्सिबली टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यह ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग जो है वो जनरली यूरोपियन या ब्रिटिश है। हम लोग के यहाँ HAE होता है। इसको अगर आपको करेक्ट करना हो तो कर लीजिएगा। कैपेसिटी इसकी कितनी होती है? ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन बाइंड अप टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। प्रत्येक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होगा वह 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने से बाइंड करेगा, और इनेबलिंग इफिशियंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और ये श्योर करेगा कि उसका इफिशियंट आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके टिश्यू या लंग्स में या डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स में। अब रेड ब्लड सेल्स जो था, वो सोचिए उसमें उसके अंदर मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। अब एक रेड ब्लड सेल्स कितने लाख ऑक्सीजन लेके ट्रांसपोर्ट करता है, और हमारी बॉडी चलती है। ऑक्सीजन बाइंडिंग मैकेनिज्म। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग मैकेनिज्म का मतलब कि किस क्या कंडीशन होगा, क्या इंजाइम होगा, कौन कौन सी मात्रा होगी, तब जाके ऑक्सीजन बाइंड करेगा। तो प्राइमरी इसमें फैक्टर है बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पहला जो हमने पढ़ा कि कहीं भी जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वह कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अपेक्षा, तब जाके उसका ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन की हमारे बॉडी में। और जैसे ही लंग्स के अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे बॉडी से CO2 एक्सपेल कर दिया जाता है, यानी एक्सपायर कर दिया जाता है। तो ये कंडीशन थी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की।
उसी तरह यह तभी पहला प्राइमरी फैक्टर यही है कि कब होगा। तो हाई PO2 होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई, तो यह प्रमोट करेगा ऑक्सीजन बाइंडिंग को हीमोग्लोबिन से। अगर लो PO2 होगा टिश्यू में, तो यह फेवर करेगा कि ऑक्सीजन को रिलीज करेगा फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा अगर लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है तो, जो टिश्यू में होता है वहाँ पे ये यूज हो जाता है और CO2 एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है। सेकेंडरी फैक्टर क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर जो है CO2 का यदि हाई है टिश्यू में, तो यह हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को ऑक्सीजन से बाइंड करने में रेड्यूस कर देगा। एडिंग रिलीज बोर इफेक्ट, जैसे एडिंग रिलीज का हेल्प करेगा रिलीज करने के बोर इफेक्ट। बोर इफेक्ट क्या होता है कि एसिडिक प्रोटॉन आयन जो है वह रिलीज करता है, जिससे हमारी बॉडी का कंडीशन एसिडिक होता है। जैसे ही एसिडिक होता है ये ग्राफ जो है वह तुरंत आपका राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की बाइंडिंग कम हो जाती है यानी कमजोर हो जाती है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हायर, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन मोर एसिडिक कंडीशन इन टिश्यू, मोर एसिडिक कंडीशन हो जाएगा टिश्यू में। लैक्टिक एसिड बनता है हमारे टिश्यू में। जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं, मान लीजिए जैसे एक्सरसाइज करते हैं, हम दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, उस समय हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। हमारी बॉडी देखेंगे आप, पसीना निकलता है, चिपचिपा होने लगता है, तो हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है। अगर जैसे ही ऑक्सीजन, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, आप किसी बंद कमरे में अगर कर रहे हैं आप एक्सरसाइज, उस समय आपका अगर हवा सही प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है आपके उस रूम में, तो उस समय बेहोश होने के चांस बढ़ जाते हैं। यानी ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने लगती है, CO2 और मोर प्रोटॉन, उस समय हमारी टिश्यू कोलैप्स कर जाती हैं और हम एज ए फटीग गिर जाते हैं। फिर हायर टेम्परेचर इन एक्टिव टिश्यू प्रमोट ऑक्सीजन डिसोसिएशन, उस समय हमारी बॉडी वार्म हो जाती है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो वह भी क्या करता है कि ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर देता है, यानी ऑक्सीजन को हटा देता है, तोड़ देता है, जिससे उस समय भी हमें, इसीलिए गर्मियों में आप देखे होंगे बहुत लोग को चक्कर आ जाता है और तुरंत गिर जाते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ही होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो मैंने आपको पिछले में दिखाया, वो सिग्मॉइड यस शेप होता है। कर्व प्लॉटिंग हीमोग्लोबिन परसेंटेज सेचुरेशन ऑक्सीजन अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। पार्शियल प्रेशर का मतलब कि ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा या कम, और ऑक्सीजन का मतलब कि एक सिंपल सा ऑक्सीजन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? सो हाउ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग चेंजेज विथ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यह दिखाता है कि कैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन चेंज होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बाइंडिंग से। मतलब जहां भी इंट्रापल्मोनरी एल्वुलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, तो उस समय हमारी बॉडी से ऑक्सीजन टिश्यू की तरफ ट्रांसफर होगा, और टिश्यू में कम होगा तो वह हमारे एल्वुलाई की तरफ ट्रांसफर होगा। स्टीप पोर्शन 20 to 60 mmHg of partial pressure of oxygen, small PO2 changes cause large oxygen release, ideal for tissue। जैसे स्टीप जो पोर्शन है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ये स्टीप पोर्शन देखिए, ये चीजें हैं ना 20 से 40 या 40 से 60, ये जो पोर्शन है, ये इस समय ऑक्सीजन खूब ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में सप्लाई होता है, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वही कह रहा है उस समय चेंजेज का लार्ज ऑक्सीजन रिलीज होगा पर आइडियल टिश्यू के लिए। ऑक्सीजन उस समय हमारी हीमोग्लोबिन तुरंत ले आके ला के छोड़ता जाएगा, जिससे हमारे जो बॉडी की एक्टिविटी है वो चलती रहे। प्लेट्यू एट हाई, जैसे अगर जैसे ही हम 80 mmHg जाते हैं,
तो इंश्योर नियर फुल सेचुरेशन इन लंग्स डिस्पाइट माइनर PO2 वेरिएशन। उस समय PO2 में वेरिएशन हो जाता, जैसे हमारे लंग्स में ज़्यादा मात्रा में जब अगर ऑक्सीजन होगा, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होगा, और कम होगा तो एसोसिएशन होगा। कहीं भी चीज़ें कम होंगी तो ऑक्सीजन आएगा, और जैसे ये मान लीजिए ये बैग है, इसमें भर जाएगा तो ऑक्सीजन जाने लगेगा, निकलने लगेगा। तो वही इसमें बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर जहाँ कम रहेगा वहाँ ऑक्सीजन आएगा, वहाँ चेंजेज के मौके ज़्यादा हैं, लेकिन जहाँ भरा होगा वहाँ चेंज नहीं होगा। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या है, यह शिफ्ट करेगा राइट, लेस ऑक्सीजन एफिनिटी होगा विथ इंक्रीज्ड PCO2H प्लस आर टेम्परेचर शिफ्ट लेफ्ट मोर अफिनिटी विथ अपोजिट कंडीशन। जैसा मैंने बताया कि अगर ये CO2 रिलीज होगा और प्रोटॉन रिलीज होगा, जैसा कि मैंने बताया आपको, टिश्यू में एक एंजाइम होता है एनहाइड्रेज करके, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसके थ्रू ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, H2O CO2 और ATP उससे बनते हैं। तो H2O से फिर डिसोसिएशन होता है, ऑक्सीजन और प्रोटॉन निकलता है, और CO2 तो है ही। तो प्रोटॉन और CO2 आपका मिलके एसिडिक नेचर बनाते हैं, और जैसे ही एसिडिक नेचर बनेगा, ये जो है स्टिफनेस इस ग्राफ की जो है ये यहाँ से राइट शिफ्ट कर जाएगा, जो डिसोसिएट करने लगेगा हमारे ऑक्सीजन को, और फटीग के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन जैसे ही कम होता है तो एफिनिटी बढ़ती है, और यह ग्राफ जो है हमारा राइट की साइड शिफ्ट होगा, यह ग्राफ इस साइड शिफ्ट होगा, जिससे और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगेगी। कंडीशन क्या होगा, जैसे कंडीशन एट की साइड, मान लीजिए कंडीशन क्या होगा एट की साइड्स, का मतलब कि किस किस जगह पे, जहाँ पे डिलीवरी हो रहा है, जहाँ पे सामान बन रहा है, जहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसी को हम लोग साइट बोलते हैं, किसी भी चीज को जहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है। तो एल्वियोलाई में, लंग्स के एल्वियोलाई में क्या होगा, हाई PO2, हाई पार्शियल प्रेशर अगर ऑक्सीजन का रहेगा 104 mmHg, लो PCO2 40 mmHg होगा, लोअर हाई प्रोटॉन होगा तो लेस एसिडिक यानी, एंड लोअर टेम्परेचर होगा, तो यह फेवर करेगा। जाहिर सी बात है कि जहां भी ऑक्सीजन होगा, मेन बोर इफेक्ट का मतलब है कि एसिडिटी से, आप केवल एसिडिटी मन में याद रखिएगा, कुछ भी अगर ना याद हो, आप केवल एसिडिटी याद रखिएगा कि प्रोटॉन H प्लस प्रोटॉन और CO2 जहां कम होगा वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ज्यादा कंबाइन होगा, और जैसे ही एसोसिएट होगा ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन, वहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, वह फेवर करेगा। केवल एक ही फैक्टर याद रखिएगा आपको, लोअर H प्लस एंड लेस CO2, ये याद रखिएगा। तो एल्वियोलाई में जनरली H प्लस होता है, तो उसीलिए लोअर, तो ये फेवर कर रहा है। अब टिश्यू में देखते हैं, तो यहाँ भी लो PO2 यानी 40 mmHg, हाई PCO2, देखिए यहाँ PCO2 आ गया 45 mmHg, फिर हायर प्रोटॉन हो गया, यानी यहाँ पे एसिडिटी बढ़ गई टिश्यू में। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है तो वहाँ एल्कलिनिटी रहेगी, न्यूट्रल रहेगा, जिससे ऑक्सीजन हाई है तो वहाँ पे एसिडिटी नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी तो हमारी बॉडी फटेगा, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन ज्यादा करेगा। लेकिन टिश्यू में एसिडिक नेचर हो गया, हायर टेम्परेचर हो गया, उस समय यह फेवर करेगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी यह तुरंत उसको छोड़ देगा, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाएंगे, जिससे डिसोसिएशन मतलब होता है टूट जाना, अलग हो जाना। तो यह टिश्यू फेवर करेगा ऑक्सीजन डिसोसिएशन को, यानी यहाँ पे एसोसिएशन होगा,
एल्वियोलाई में, टिश्यू में डिसोसिएशन होगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? तो ऑक्सीजन लोड होगा लंग्स में और अनलोड होगा टिश्यू में। अनलोड कहाँ होता है? जहाँ जरूरत पड़ती है। लोड कहाँ होता है? जहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट भेजा जाता है। जैसे मान लीजिए चीनी का बोरा है, उसको किसी गोदाम से उठाया और किसी दुकान पे हमें भेजना है जहाँ पे शॉर्टेज है चीनी का, या कहीं सामान पहुँचाना है। तो जहाँ पे उस चीनी से मिठाई बन रही है, रसगुल्ले बन रहे हैं, चाहे जो भी चीज़ें बन रही हैं, मीठी चीज़ें, तो वहाँ चीनी की खपत होगी। तो वहाँ जब ट्रक पहुँचेगा तो वहाँ उसको अनलोड किया जाएगा, बोरे जो होंगे उतारे जाएंगे, क्योंकि वहाँ उसकी ज़रूरत है। उसी तरह यहाँ पे टिश्यू में इसकी ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तो वहाँ पे अनलोड हो जाएगा टिश्यू तुरंत। ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन का यही काम है कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ऑक्सीजन की डिलीवरी करना। ब्लड को मान लीजिए या हीमोग्लोबिन को मान लीजिए एक ट्रक, ठीक, और उसको ऑक्सीजन को मान लीजिए चीनी का बोरा। तो ये गोदाम मान लीजिए आप एल्वियोलाई लंग्स को। तो यहाँ से यह उस ट्रक पे चीनी का बोरा लोड होगा, क्योंकि यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ स्टोर किया जा रहा है इसको, यहाँ यहाँ कोई मिठाई नहीं बन रही है। लेकिन मिठाई कहाँ बन रही है? टिश्यू में। टिश्यू को ज़रूरत है चीनी की, तो वहाँ पे ट्रक पहुँचेगा और ट्रक से तुरंत अनलोड होगा कि ऑक्सीजन को कहा जाएगा कि चीनी की बोरे को कि तुम रखो, अब इसका काम चला। तो वहाँ पे टिश्यू क्या होगा? उससे लेगा, तुरंत ग्लूकोज से कंबाइन करेगा, कंबाइन करने के बाद तुरंत एनर्जी जनरेट करेगा। तो वही मिठाई है आपका एटीपी, ये आप याद रखिएगा। ऑक्सीजन डिलीवरी जो होगा, अंडर नॉर्मल कंडीशन 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जैसे हम प्रॉपर नींद ले रहे हैं, रिलैक्स कंडीशन में हैं, हम चल रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा हमारे वेट वेदर है, ना बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है, मतलब हमारी बॉडी के लिए एकदम कंफर्टेबल फेवरेबल टेम्परेचर है बाहर का, एटमॉस्फेयर बाहर का। उस कंडीशन की ये बात कर रहा है कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा, वह 5 ml ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वह टिश्यू को ट्रांसफर करता है। दिस रिफ्लेक्ट हीमोग्लोबिन इफिशियंसी इन रिलीजिंग ऑक्सीजन वेयर नीडेड, सप्लीमेंट्री बाय द स्मॉल डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रैक्शन 0.3 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। यह बताता है कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन रिलीज वहाँ करता है जहाँ आवश्यकता होती है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व फ्रैक्शन जो होता है, यानी 0.3 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है, यह डिलीवर करता है, डिजॉल्व होता है या डिलीवर करता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इससे आसान आपको अब कोई समझाएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया कि मान आप ब्लड को बस, या हीमोग्लोबिन को आप ट्रक मान लीजिए, ऑक्सीजन को चीनी का बोरा मान लीजिए, लंग्स को गोदाम मान लीजिए जहाँ पे स्टोर किया हुआ है, वहाँ से वह पकड़ा कुछ चीनी के बोरे को, और टिश्यू को आप मान लीजिए जहाँ पे दुकान है जहाँ पे मिठाइयाँ बन रही हैं, और एटीपी को आप मिठाई मान लीजिए। तो वह जब जाएगा ग्लूकोज से कनेक्ट होगा। जैसा कि आपको पता है कि ग्लूकोज मीठा होता भी है, तो इससे आसान आपको अब कोई इसका नहीं समझाएगा। इसका केवल एक, आप बस इतना ही लिख देंगे, ये दो कंडीशन लिख देंगे एग्जाम में भी, और इसको याद रखेंगे। यहीं से आता है एग्जाम, किसी भी एग्जाम में, कि उसका मेन तो एसिडिटी हायर, CO2 रहेगा तो, और H प्लस प्रोटॉन रहेगा तो, और टिश्यू में क्या होगा कि लो, टिश्यू में ही एसिडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहीं प्रोटॉन ज़्यादा होगा, CO2 का रिलीज होगा, एटीपी बनेगा तो। जबकि एल्बोलाइन में तो कुछ बन ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे सब नॉर्मल रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है? अभी तक हम लोग ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे थे। तो यह कार्बामिनो हीमोग्लोबिन 20 to 25%, हम लोगों ने पहले पढ़ा कि उसमें अब ब्लड के द्वारा 97% ऑक्सीजन ट्रांसफर होते थे, 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसफर होते थे। यहाँ पे क्या है
और पढ़े थे कि उसमें फिर अपोजिट हो जाता है कि CO2 मैक्सिमम प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसफर होता है टिश्यू से एल्वियोलाई में, और ऑक्सीजन जो होता है वहां से हिमो कम मात्रा में पहुंचता है, क्योंकि वहां ऑक्सीजन यूज हो जाता है, कम ही बचता है। अब यहाँ पे क्या है कि कार्बामिनो हीमोग्लोबिन है, वह 20 से 25% CO2 से बाइंड होके और ट्रांसफर होता है। जैसे CO2 बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन इन आरबीसी फार्मिंग कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। CO2 बाइंड्स होता है हीमोग्लोबिन से आरबीसी में। ये सारी चीजें आरबीसी के अंदर हो रही हैं। जैसे ये आरबीसी मान लीजिए ये है, अब इसके अंदर मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन है। अब CO2 यहाँ से आया, हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गया, तो उसको कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। कार्बन होता है CO2 में, इससे याद रखिएगा, वहां ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन था। बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन हाई PCO2 एंड लो PO2 टिश्यू। जहां पे PO2 टिश्यू में जो है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाएगा वहां पे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में यूज हो रहा है। जैसे कि वो मैंने चीनी का बोरे वाला एग्जांपल बताया कि मान लीजिए अब दुकान पे जो पहुंचा वहां पे सामान बन रहा है, लेकिन यूज तो उतना ही होगा ना कि जितना उसको जरूरत हो। अगर जरूरत नहीं होगा दुकान से तो फिर वो उसको गोदाम पे भेज दिया जाता है उसी के द्वारा। तो इसी में या उसका बाई प्रोडक्ट निकलता है तो उसको भेज दिया जाता है। जैसे मोलासेस निकाल के उसका आप देखेंगे कि जहाँ गुड़ बनता है, चाहे ये चीनी बनती है, वहां पे मोलासेज एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकलते हैं, उनको शराब के लिए बनाने के लिए फिर भेज दिया जाता है दूसरी जगह। उसी तरह इसमें है। तो बाइंडिंग डिपेंड्स ऑन हाई PCO2 एंड लो PO2 डिसोसिएशन अकर विथ लो PCO2 एंड हाई PO2 इन एल्वेलाई। इसमें क्या कह रहा है कि बाइंडिंग डिपेंड्स होगा जहां पे CO2 ज्यादा होगा और लो ऑक्सीजन होगा, यानी टिश्यू में इसका CO2 का बाइंडिंग होगा, जबकि इसका एल्वियोलाई में डिसोसिएशन होगा, यानी अलगाव होगा, ब्रेकेज होगा। बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट मेजर फॉर्म है। टिश्यू में हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ड्राइव्स CO2 इनटू आरबीसी। टिश्यू में ज्यादा CO2 होगा, वह ड्राइव करेगा आरबीसी में CO2 को इंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज के थ्रू, जो कैटलाइज करता है CO2 प्लस H2O। यही मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन C6H12 प्लस O2 ये मिलके CO2 H2O और ATP बनाते हैं। अब वहां से जो CO2 और H2O है ये फिर आपस में क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये हाइड्रोजन कार्बोनेट या बनाते हैं, फिर यहाँ पे ये बाइकार्बोनेट और प्रोटॉन बनाते हैं, जिससे एसिडिक कंडीशन या एसिडिटी का माहौल बनता है। अब बाइकार्बोनेट आयन को जो है वह मूव करता है प्लाज्मा की तरफ। प्रोटॉन जो है वो बफर कर दिया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। बफर किया जाना मतलब कंडीशन को नॉर्मल करता है हीमोग्लोबिन। तो एल्वियोलाई में लो PCO2 होता है, रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे होता है जो रिफॉर्म करता है CO2 और H2O को एक्सहेलेशन के लिए, यानी सांस को बाहर निकाल देता है, वहां पे रिवर्स हो जाता है। डिलीवरी CO2 फ्रॉम टिश्यू एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। CO2 जो है टिश्यू से कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और बाइकार्बोनेट जो रिलीज होते हैं CO2 से एल्वियोलाई में, वह यहाँ पे डिलीवरी होता है। और हमने देखा कि 5 ml ऑक्सीजन जो है ब्लड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टिश्यू को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक, या डिलीवर कर रहा है टिश्यू को। यहाँ पे 4 ml CO2 पर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड डिलीवर कर रहा है एल्वियोलाई को अंडर नॉर्मल कंडीशन। उस समय क्या होगा ना, ये एल्वियोलाई, ये टिश्यू से CO2 का जो ट्रांसफर होता है वह टिश्यू से एल्वियोलाई के साइड जा रहा है, और ऑक्सीजन का एल्वियोलाई टू टिश्यू आ रहा है।
ये सारी नॉर्मल कंडीशन में हो रहा है। बहुत ज़्यादा जैसे मान लीजिए आपके सामने सांप आ गया या आपको कोई कुत्ता दौड़ा लिया, उस कंडीशन की ये बात नहीं हो रही है। ये कंडीशन की बात हो रही है कि आप नॉर्मल चल रहे हैं, रिलैक्स मूड में, रिलैक्स माइंड होके, आपकी बॉडी कंफर्टेबल में है, पूरा इन्वायरमेंट आपका कंफर्टेबल है, टेम्परेचर रेगुलेट है। उस कंडीशन में 4 ml जो है CO2 टिश्यू से निकलता है, एल्विलाइज होता है, वहां से बाहर निकल जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, इसको रेगुलेट कौन करता है। तो आपको पता होगा कोई भी बॉडी हमारी, कोई भी फंक्शन हमारी बॉडी का रेगुलेट हमारे खोपड़ी से होती है, यानी हमारे न्यूरल सिस्टम उसको रेगुलेट करता है। इसको देख लेते हैं। ह्यूमन बींग्स हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू। ह्यूमन बींग्स के पास एक ऐसी एबिलिटी है जो अपनी रेस्पिरेटरी रिदम को, यानी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को वह मेंटेन कर सकता है, और मॉडरेट मतलब उसको ऑपरेट कर सकता है, चला सकता है टिश्यू के डिमांड के बेसिस पे। इसीलिए कहा जाता है कि आप योगा करिए, आप अपनी इस सांसों पे रेगुलेट करिए, ध्यान दीजिए। आपकी बॉडी जितने रिलैक्स माइंड में रहेगी उतनी ही अच्छी आपका नेचर होगा, उतना ही अच्छा आप सोच सकते हैं, उतना ही अच्छा आप बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी गुस्सा आए उस समय किसी भी चीज पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी का डिमांड सोचने की नहीं होती है। उस समय हमें ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है, ATP ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। तो उस समय हमारे माइंड का जो डाइवर्जन हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि किताब पढ़ने से हमारा दिमाग जो है वो स्लो होता है और शार्प होता है, तेज होता है। जितना आपका दिमाग और स्लो होगा और शार्प होगा, उतनी ही अच्छा निर्णय आप ले सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे लोग थोड़ा सा समय लेते हैं किसी भी चीज को सोचने समझ के और तब उत्तर देते हैं, और मूर्ख लोग तुरंत उत्तर दे देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम, यह हमारे न्यूरल सिस्टम के द्वारा किया जाता है। A specialized center present in medulla region of the brain called respiratory rhythm center is primarily responsible for this regulation। ये कह रहा है कि ह्यूमन बींग्स के पास एक एबिलिटी होती है कि जो अपने सांसों पे नियंत्रण कर सके, उसको चला सके, और इसको चलाने के लिए हमारे ब्रेन के सेंटर में, मेडुला रीजन में एक रेस्पिरेटरी रिदम होता है सेंटर, जो इसको प्राइमरली रेगुलेट करता है। मेडुला ऑब्लांगाटा का आप नाम सुने होंगे, वहीं पे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है जो हमारी सांसों को कंट्रोल करता है। वही बताता है कि कब आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, कब आपको CO2 निकालना है। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन, पोन्स वेरोलाई आप पढ़ेंगे, उसमें दूसरा रीजन होता है पोन्स रीजन में, जिसे हम लोग न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं। यह मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। यह भी 2 सेंटर बनाए गए कि एक अगर खराब हुआ तो दूसरा, जैसे उसमें मैंने कहा कि प्लाज्मा और ब्लड का रोल। प्लाज्मा भी 3% ऑक्सीजन सप्लाई करता है, कि अगर ब्लड को कोई, जैसे सिकिल सेल एनीमिया में वो डिसरप्ट हो जाता है, उस कंडीशन में वो सप्लाई कर सके हमारी बॉडी को। उसी तरह न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो पॉन्स बैरोलाइम होता है और मेडुला ऑब्लांगाटा रीजन में एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, ये दोनों रेगुलेट कर सकते हैं हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड देयर बाई अल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। न्यूरल सेंटर जो हैं, इस सिग्नल्स, इस सेंटर से ये हमारी बॉडी के सांस के, जैसे हम एक
मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं, तो इसको भी ये रेगुलेट कर सकते हैं। ये कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। एक कीमोसेंसिटिव एरिया इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर। एक कीमोसेंसिटिव एरिया, कीमो का नाम मतलब कीमो, केमिकल रिलेटेड, केमिकल लोचा वाला। एक कीमो सेंसिटिव एरिया जो है सिचुएटेड होता है हमारे रिदम सेंटर के जस्ट बगल में, एडजेसेंट मतलब बिसाइड्स, बगल में। विच इज हाईली सेंसिटिव टू CO2 एंड हाइड्रोजन आयन, जो हाईली सेंसिटिव होता है CO2 और हाइड्रोजन आयन से। कि कब एसिडिटी कैसे पता चलेगा कि प्रोटॉन ज्यादा होगा, CO2 ज्यादा हो गया, तो इसको रेगुलेट करो और इसको तुरंत निकाल के बाहर फेंको, या रिएक्शन करके इसे डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म प्रिपेयर करो। तो ये सारी चीजें, जैसे चीनी का बोरा अगर ज्यादा हो गया और ऑप्शन ही नहीं है, दुकानदार ने कहा कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, अब एल्विलाई बोलेगा कि हम नहीं लेंगे वापस ऑक्सीजन, और जितना ऑक्सीजन हम भेज रहे हैं तुम यूज करो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। उसी तरह इसमें क्या है कि अगर हमारी बॉडी में मान लीजिए चला गया, तो वहां से बाई प्रोडक्ट निकला CO2 और प्रोटॉन, तो अब क्या होगा, तो हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है कि उसको रेगुलेट करे, और उससे क्या है, जैसे हाइड्रोजन आयन को हमारा हीमोग्लोबिन क्या करता है, फिर से बफर जोन में डाल देता है उसका यूज करके, कि उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसी तरह वो एरिया जो है वो सेंसिटिव होता है, कि वो बताने लगता है, तुरंत हमारी बॉडी को सिग्नल भेजता है कि ऑक्सीजन, CO2 और प्रोटॉन, जैसे रसगुल्ला ज़्यादा बन गया तो बताएगा जाके मिस्त्री कि अब 500 पीस से ज़्यादा हो रहा है, या 5000 पीस से ज़्यादा हो रहा है, अब बताइए अब क्या करें, रोक दें या नहीं। तो उसी तरह इसमें है कि CO2 और हाइड्रोजन आयन जैसे ही ज़्यादा होगा, वो सारी चीज़ें रोक दें जाएंगी। यह इंक्रीजेज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर, जैसे ही ये बढ़ा वह सेंटर तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, which in turn can signal the rhythm center to make necessary adjustment in the respiratory process by which these substance can be eliminated। यह तुरंत बताता है कि अब ये CO2 और प्रोटॉन ज़्यादा हो रहा है, अब इसका क्या किया जाए, तो वह वहाँ से तुरंत जितने भी चीज़ें होते हैं इनका एलिमिनेशन शुरू करते हैं, कि नहीं इसको जल्दी से हीमोग्लोबिन से फिर जोड़ के और इनको बाहर निकालो, टिश्यू को बोलना है, एल्वियोलाई को भेजो, और एल्वियोलाई से बोलो कि तुरंत ये बाहर निकाले बॉडी से हमारे। तो ये होता है। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विथ ऑर्टिक अर्क एंड कैरोटिड आर्टरी कैन आल्सो रिकॉग्नाइज चेंज इन CO2 एंड H+ कंसंट्रेशन। रिसेप्टर्स ऑक्सीजन के लिए भी दो चीजें थे हमारी सांस लेने की, एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर है और एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। यहाँ भी दो चीजें हैं कि एक अगर खराब हो गया, जैसे एरोप्लेन में हम उड़ते हैं तो दो इंजन होते हैं, उसमें आप धमाल मूवी देखे होंगे, उसमें एक इंजन खराब हो जाता है, दूसरा चालू होता है, तो बोलता है कि नहीं नहीं चालू नहीं है, चालू कंपनी का है। इसी तरह इसमें भी दो इंजन होता है, दो सेंटर होते हैं, कि एक अगर खराब हो गया, वहां चोट लग गया, तो दूसरा एक्टिव रहे, नहीं तो बॉडी कोलैप्स हो जाएगी। तो इसमें रिसेप्टर्स होते हैं ऑर्टिक अर्क में, और कैरोटिड आर्टरी, ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं CO2 और H+ कंसंट्रेशन को। दो दारवान यहाँ बैठे हैं कि जो जिनका काम है CO2 और H+ को देखना कि कहाँ ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो इनको जल्दी से सेंड सिग्नल करो और बाहर भगाओ इनको, जो रिदम सेंटर को रिमेडियल एक्शन की तरह के लिए यूज होते हैं। The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant। जो रोल होता है ऑक्सीजन का रेगुलेशन का रेस्पिरेटरी रिदम, यह क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है। ये कह रहा है कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे न्यूरल सिस्टम में जो खराब चीजें हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, पूरा फोकस उसी पे है, ऑक्सीजन से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए आवश्यकता है, जितना आने दो आने दो। नोट और सिक्का आपको दिया जाए तो आप सिक्का थोड़ी लेंगे, आप सोचेंगे कि नोट ज्यादा आने दो। उसी तरह इसमें तो बता रहा है कि द रोल ऑफ ऑक्सीजन
इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इन, इसका कोई रोल ही नहीं है। इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि ऑक्सीजन कितना आ रहा है, आने दो, क्योंकि वो यूज हो जाएगा। जितना ऑक्सीजन आएगा हमारी बॉडी के लिए बहुत सही है, क्योंकि हमारे पास उसका यूज हो जाएगा। लेकिन जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है उस पे हमें ध्यान रखना है कि कहीं कचरा ज़्यादा ना हो जाए, हमारी बॉडी को दिक्कत ना होने लगे, उसके लिए चीज़ें। तो ये देखिए कितना अच्छा रोल एक है कि आजकल क्या हो रहा है इन्वायरमेंट में कि हम कचरा निकाले जा रहे हैं और फेंकते जा रहे हैं, पहाड़ बनाते जा रहे हैं। लेकिन बॉडी ने हमारा कितना अच्छा दारबान बनाया है कि जो चीज़ें, जैसे हमारे घर कचरा अगर निकल रहा है तो उस पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, हम कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं उस पे ध्यान नहीं जा रहा है, हम कितना पानी यूज कर रहे हैं उस पे ध्यान जा रहा है। लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए कि हम कितना चीज़ें, कितनी गलतियां हो रही हैं, उस पे हमें ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। अच्छाइयों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होना चाहिए, वो होती चली जाती। उसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन का रेगुलेशन के लिए यहाँ कोई दरबान नहीं बैठा है, क्योंकि पता है कि वो नुकसान हमें नहीं पहुंचाने वाला है। जो हमें नुकसान पहुंचाने वाला है CO2 और प्रोटॉन, उस पे दो दो दरबान इसने बैठा रखे हैं कि तुम तुम भी देखो और तुम भी देखो। अब रेस्पिरेटरी डिजीज कौन कौन सी होती हैं? तो रेस्पिरेटरी डिजीज जनरली हमें होती हैं कि जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता, या पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, उनके छोटे छोटे कण, PM2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, NO2, SO2, ओजोन, ये जो चीज़ें होते हैं वो हमें कितना इफेक्ट करते हैं। स्मोग, फॉग, ये हमें कितना इफेक्ट करते हैं। उससे हमारा लंग्स जो होता है, जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी लोग पीते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अस्थमा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी विथ वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, हमें अस्थमा हो जाता है क्योंकि ब्रीदिंग डिफिकल्टी उसमें होती है, क्योंकि हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो होते हैं वो फूल जाती हैं। कोई भी चीज़ें अगर फूल जाएंगी तो उसमें अब एक्स्ट्रा चीज़ें आप नहीं भर सकते। तो इसी तरह इसमें क्या होता है कि वो खराब हो जाती हैं, तो हमारा ऑक्सीजन वहाँ नहीं जाता, और ऑक्सीजन नहीं जाता है तो टिश्यू को नहीं मिलेगा, टिश्यू को नहीं मिलेगा तो ATP जनरेट नहीं होगी, ATP जनरेट नहीं होगी तो हम थक जाएंगे और जल्दी से हम चले जाए। तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करते हैं कि 5 ml की जगह 2 ml जब वो कंबाइन होने लगता है वहाँ पे हीमोग्लोबिन से, 100 ml ऑफ ब्लड से, तो हमारे लिए खतरनाक होने लगता है। तो अस्थमा जनरली हम फील्ड में जो काम करता है, जैसे जहाँ धूल हो, चाहे धक्कड़ हो, चाहे आप कोल माइंस में देखिए, एम्फाइसीमा है क्रोनिक कंडीशन विथ डैमेज्ड एल्वियोलर वाल्स। ये डैमेज्ड एल्वियोलर वाल्स हो जाती हैं जो रिड्यूस करती हैं रेस्पिरेटरी सरफेस को, मेनली काज्ड बाय स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से एम्फाइसीमा होता है। अस्थमा जनरली हम लोग जो सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं या गांव में खेतों में काम करते हैं, जैसे गेहूं, अब तो मान लीजिए कंबाइन है काट दे रहा है, पहले थ्रेसिंग होती थी तो उसमें चीज़ें। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज क्या है? ऑक्यूपेशनल मतलब कि वही सीमेंट इंडस्ट्री में जो काम करता है, या आपका ये कोल इंडस्ट्री में जो काम करता है, ऑक्यूपेशनल डिजीजें मानी जाती हैं, उससे जो होती हैं। काज्ड बाय लॉन्ग टर्म डस्ट एक्सपोजर इन इंडस्ट्रीज लाइक ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग। जैसे हम लोग सीमेंट जो बनता है तो वो स्टोन को तोड़ के उसको ग्राइंड किया जाता है, उसमें लीड टू इन्फ्लामेशन, फाइब्रोसिस एंड सीरियस लंग डैमेज। यह सीरियस लंग डैमेज तक हो सकता है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकता है। वर्कर्स शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, वर्कर्स को चाहिए कि वो प्रोटेक्टिव मास्क पहने। भारत में कहाँ पॉसिबल है ये? उसमें वही लोग काम करते हैं जो गरीब हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है।
हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं है, हमारे देश में इन्वायरमेंटल जस्टिस नाम का कोई चीज़ नहीं है। सरकार को कुछ लेना देना नहीं आपसे, क्योंकि वो कभी भी कंपनियों पे रेगुलेशन के टर्म नहीं डालती, वो सारा का सारा टर्म हमारे आम नागरिकों पे डाल देती है, टैक्स ज़्यादा लेती है। और यहाँ पे कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, हॉस्पिटल में हम लोग के यहाँ कितने कई लाखों पे एक डॉक्टर होगा। फिर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है हमारे देश में कि आम आदमी के लिए कोई नियम हो। सोशल मीडिया आ गया थोड़ी बहुत, नहीं तो आप जाएंगे तो आपको कहीं भी कोई भी डांट के भगा देगा। एक आम आदमी को कोई भी, एक हवलदार आपको डांट के भगा देगा अगर आप कुछ भी हो तो, क्योंकि उसने वर्दी पहन रखी है। तो यहाँ पे डर का धंधा चलता है। सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, इसीलिए आपको अपना करना चाहिए। आप अपने मेहनत करिए और आगे बढ़िए। बाकी कंट्रियों में सबके लिए समान कानून है, लेकिन हमारे देश में अभी उतना नहीं है। हमारे देश के नेताओं को कोई लेना देना नहीं। कोई इन्वायरमेंटल जस्टिस की तो आप बात ही मत करिए। ये रेस्पिरेटरी डिजीज मेनली इन्वायरमेंटल जस्टिस की वजह से होती हैं। इन्वायरमेंटल जस्टिस का मतलब मेरा है कि आपको कम से कम शुद्ध हवा और पानी, ये सरकार को इंश्योर करना चाहिए कि वो आपको मिले। जो इन्वायरमेंटल साइंस से स्टूडेंट पास होते हैं उनके लिए कोई जॉब नहीं है इस देश में। कोई सरकार की प्लानिंग नहीं है कि उसके लिए फ्यूचर का प्लान क्या है। तो ये चाइना जो है वो रेगिस्तान में भी पेड़ पौधे उगा रहा है, हमारे लिए कोई उसका प्रोग्राम नहीं है। तो इसीलिए एजुकेशन ही एक ऐसा मात्र रास्ता है जो आपको आगे बढ़ा सकता है। गरीबी के लिए एजुकेशन ही आपके लिए एक अच्छा रास्ता है, जो आपकी लाइफ को मैनेज करके और आगे बढ़ा सकता है। इसीलिए एजुकेशन और बेहतर एजुकेशन जरूरी है। आज ये चैप्टर खत्म हो गया, अगला चैप्टर अब कल से हम लोग देखते हैं कौन सा स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लग रहा है आपको तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, और मुझे फीडबैक कमेंट में देते रहिए।